रोज मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। रजनी के 5 बेटे हैं, सभी जवान हो गए हैं, लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी रजनी बोलती है, बच्चों, मैं सोच रही थी कि तुम सब अमेरिका चले जाओ, वहाँ तुम्हें कुछ काम भी मिल जाएगा। नहीं माँ, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भैया, आप सभी चले जाइए और मम्मी पापा के साथ मैं रहूँगा। वैसे भी मेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। राहुल की सब बात मानकर अमेरिका चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन रजनी राहुल के पास आती है और कहती है, बेटा, तेरे लिए एक अच्छी लड़की का रिश्ता आया है। मैं सोच रही थी कि तेरी शादी करवा दूं। जैसा आपको सही लगे माँ। कुछ दिन बाद राहुल और लीची की शादी हो जाती है। लीची का रंग सांवला था, इसीलिए उसे ताने भी मिलते थे। एक दिन की बात है। लीची, मैं मंदिर जा रही हूँ। जी माँ जी। माँ जी मंदिर चली गई और लीची भी किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। तभी डोरबेल बजती है। लीची जब दरवाजा खोलती है तो उसके सामने 4 सुंदर लड़कियाँ और 4 लड़के खड़े थे। जी, किससे मिलना है आपको? सुनो नौकरानी, जाओ और इस घर के मालिक को बुलाओ। ठीक है, आप कहते हो तो बुला देती हूँ, लेकिन मैं इस घर की नौकरानी नहीं, बहू हूँ। लीची पिताजी और राहुल को बुलाती है। पिताजी उन लड़कियों के कपड़े देखकर चौंक जाते हैं। नालायकों, ये कैसी लड़कियों से शादी की हो? इनके कपड़े तो देखो, शुरू होने से पहले खत्म हो गए। वहाँ ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। पिताजी, ये कौन है? ये लीची है, राहुल की पत्नी। और लीची, ये राहुल के बड़े भाई हैं। लीची सबके पैर छूती है। उसी समय माँ मंदिर से आ जाती हैं। मेरे घर में इतनी भीड़ क्यों है? जब माँ जी घर के अंदर आती हैं, तो देखती हैं कि कुछ विदेशी लड़कियाँ उनके सामने खड़ी हैं। आओ भाग्यवान, आओ, अपने बेटों और बहुओं से तो मिलो। ये क्या तुमने? इनके कपड़े तो देखो। माँ, वहाँ सब चलता है, लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलता। अगर इन्हें यहाँ रहना है तो यहाँ के कपड़े पहने। इतना बोलकर माँ जी वहाँ से चली जाती हैं। उनके पीछे पीछे लीची, पिताजी और राहुल भी चले जाते हैं। Really? मैं वो कपड़े पहनूं जो वो बहन जी पहनी थी? Never! देखो, माँ जी ने कहा है तो पहनना तो पड़ेगा। अच्छा, तुम सब कुछ दिनों के लिए ये कपड़े पहनो, तब तक हम सबको मना लेंगे। अगले दिन चारों विदेशी बहुएं साड़ी पहनती हैं, लेकिन उसमें इन्हें चलते भी नहीं बन रहा था। तभी माँ जी बैकी के पास आती हैं। सुनो बाकी, सॉरी, आप कुछ कहना चाहती है क्या? हाँ, तुम्हारा नाम बाकी है ना? नो, इट्स बैकी। हाँ, वही बाकी। तुम घर में झाड़ू लगा दो। इतना बोलकर माँ जी चली गई। ओह गॉड, क्या मुसीबत है। एक तो ये कपड़ों में चलते नहीं बन रहा है, ऊपर से ये काम। बैकी इधर धीरे धीरे झाड़ू लगा रही थी। उसी समय वहाँ पर लीची आ जाती है। क्या हुआ जेठानी जी, आपको कोई परेशानी है? तुम अपने काम से काम रखो। लीची वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लीची घर का सारा काम करती और वो चारों सिर्फ जेठानी बनकर उस पर हुक्म जताती। ऐसे ही एक दिन चारों कमरे में मेकअप कर रही थी। उसी समय लीची वहाँ जाती है। जेठानी जी, वो मेरा भी मेकअप कर दीजिए। मेकअप वो भी तुम्हारा रंग तो इतना सख्त है कि मेकअप भी काम नहीं आएगा। लीची को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो आंखों में आंसू भरकर चली जाती है। वो अपने कमरे में रो रही थी। उसी समय राहुल आ जाता है। क्या हुआ लीची, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? आप ही बताइए, मेरा रंग सांवला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? जेठानी जी ने मेरे रंग को लेकर मेरा मजाक उड़ाया। तुम चिंता मत करो, एक दिन आएगा जब उन्हें खुद के किए पर शर्मिंदगी होगी। कुछ दिन बाद करवा चौथ का त्योहार आने वाला था, इसलिए 5 बहुएं बाजार गई हुई थी शॉपिंग करने के लिए। जब रास्ते से वो जा रही थी,
उसी समय बैकी को छिछोरा परेशान करने लगता है। ओहो, कहाँ जा रही हो? जरा हमसे भी तो बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? छोड़ो मुझे। बैकी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। उसी समय लीची सामने आ जाती है। ओए, छोड़ इन्हें वरना पिटेगा तू। लीची अपने बैग से उस लफंगे की पिटाई करने लगती है। भाग जल्दी भाग, दोबारा दिखाई मत देना। वो सभी दुकान जाते हैं और अपने लिए सामान खरीदते हैं। जब वो घर वापस आ रहे थे तो उन्हें वही लफंगा मिल जाता है, लेकिन इस बार वो अपने दोस्तों को भी साथ में लेकर आया था। तुम लोगों को क्या लगा मुझे वहाँ से भगा दिए तो तुम लोग बच गए? और ये जली रोटी तो ज्यादा शेरनी बन रही थी। तूने जली रोटी किसे कहा? उनमें ऐसी ही बहस हो रही थी। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। ऐसी भीड़ बढ़ते देख वो छिछोरे वहाँ से चले गए। चारों जेठानियों को अपने ऊपर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली और वो लोग घर वापिस आ गए। क्या हुआ बेटा, आज कुछ परेशान लग रही हो? कोई दिक्कत है क्या? लीची माची को सारी बात बताती है। देखा बेटा, इसीलिए मैं बोल रही थी हमारे यहाँ इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते। चारों बहुओं को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, और उससे भी ज्यादा कि उन्होंने लीची की इतनी बेइज्जती की, लेकिन फिर भी इतने बुरे वक्त में उसने उनका साथ नहीं छोड़ा। वो लोग लीची से माफी मांगना तो चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। करवा चौथ का दिन भी आ गया। सब जल्दी तैयार हो जाओ, चांद बस निकलने ही वाला है। सभी औरतें तैयार हो रही थी। लीची भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसी वक्त उसके पास चारों जेठानी आती हैं। लीची, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। और हमें भी माफ कर दो। आप सभी लोग मेरे से बड़े हो, ऐसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। और मैं तो खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपना लिया। तो फिर चलो, आज हम तुम्हें तैयार करेंगे अपने स्टाइल में। चारों जेठानियां लीची को तैयार करती हैं। लीची सच में बहुत सुंदर दिख रही थी। उसी समय पीछे से एक आवाज आती है, जल्दी आओ सब, चांद निकल गया है। सभी औरतें विधि विधान से करवा चौथ का त्योहार मनाती हैं। उसी दिन से पांचों हंसी खुशी रहने लगती हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं रेडी हो गई, चलो। कहाँ जा रही हो इतनी रात को? क्लब जा रहे हैं मॉम। करम चलियो, बस यही देखना बचा था। मॉम, हमें लेट हो रहा है, सो हमें जाने दो, बाद में जितना चाहे डांट लेना। तीनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। शारदा अपनी 3 बेटियों के साथ एक किराए के घर में रहती है। वो बेचारी जहाँ घर का सारा काम करती है, वहीं उसकी बेटियां सारा दिन मुंह में मेकअप लगाकर बाहर घूमती हैं। ऐसे ही एक दिन, ऐसा कब तक चलेगा? अगर यही हाल रहा तो मैं तुम तीनों की शादी करवा दूंगी। मॉम, मुझे ये सास ससुर ननंद वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही कहा, बिना शादी के जिंदगी कितनी मस्त होती है। ओ महारानियों, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज रात का खाना तुम तीनों बनाओगी। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। मैं तो खाना बनाने से नहीं, एक काम करते हैं, होटल से ले आते हैं। माँ भी खुश हो जाएंगी और हमें भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। सबको ये आइडिया पसंद आता है। तीनों लड़कियाँ अपने अतरंगी कपड़े पहनती हैं और होटल की तरफ निकल जाती हैं। वो एक रिक्शा करती हैं और होटल पहुंच जाती हैं। वहाँ काफी भीड़ थी, इसलिए उन्हें वेटिंग में रहना पड़ा। करीब 2 घंटे बाद उन्हें खाना मिल गया, लेकिन अफसोस उन्हें वापस आने के लिए एक भी रिक्शा नहीं मिला। इसीलिए वो पैदल ही चलने का फैसला करती हैं। उन्हें चलते चलते एक घने जंगल से गुजरना था। यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है। क्यों ना हम यहाँ रुककर किसी रिक्शे का इंतजार करें। ऐसे तो हमें रात के 12 बज जाएंगे। तुम दोनों डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
चलो। तीनों बहनें चल देती हैं। हालांकि ये डर सबको लग रहा था। तभी उन्हें दूर कोई खड़ा दिखता है। वो देखो, कोई खड़ा है। वो सिर्फ एक पेड़ है। अंधेरे में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई खड़ा है। वो तीनों डरते हुए चल रही थी। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? कोई हमें बुला रहा है। डरो मत, वो एक बदमाश है। जितना जल्दी हो सके चलो। वो तीनों तेज रफ्तार से चल रही थी। तभी कुछ लड़कों ने उन्हें घेर लिया। कौन हो तुम लोग? हमारा रास्ता छोड़ो। छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि लड़कियों को रात में ऐसे खुलेआम नहीं घूमना चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो ना। हम घूमे या ना घूमे ये हमारी जिंदगी है। हम अपना देख लेंगे, तुम अपना देखो। हम भी यही चाहते हैं। तुम भी अपना देखो और हम भी तुम्हें ही देखेंगे। जाने दो ना भैया, वैसी भी बदरिया जैसी दिख रही हैं। कौन बंदरिया? किसे बंदरिया कहा तुमने? काव्या ऐसी चिल्ला रही थी, लेकिन वो लड़के वहां से चले जाते हैं और ये तीनों भी अपने घर आ जाती है। सब खाना खाते हैं और सोने चले गए। लेकिन काव्या को नींद ही नहीं आ रही थी। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे बंदरिया कहा। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सो जा बहन, जब तो वो सामने खड़ा था तो कुछ कर नहीं पाई। अब क्यों गुस्सा दिखा रही हो? कैसी बहन हो तुम? तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन तुम। हम साथ तब देते ना जब वो कुछ गलत बोलता। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे होते, तभी रीता के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर वो डर के मारे कांपने लगती है। क्या हुआ? तुम्हारे शक्ल की हवाइयाँ क्यों उड़ गई? ये देखो। जब वो फोन में देखती है तो उसमें इन्हीं तीनों की फोटो थी। उस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था कि इन तीनों ने बहुत शराब पी रखी है। और साथ ही एक मैसेज भी लिखा था, अगर तुम चाहती हो कि ये फोटो तुम्हारे कॉलेज तक ना पहुँचे तो 1 लाख रुपए वहीं पर लाकर रख दो जहाँ तुम हमें मिली थी, मेरी प्यारी बंदरिया। ओह, ये वही लड़कों का काम है जो हमें रास्ते में मिले थे। उन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। नहीं, तुम जोश में होश मत खो। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो तीनों ऐसे बात कर ही रही होती है कि तभी उनकी मम्मी आ जाती हैं। इतनी रात को भी तुम तीनों को सुकून नहीं है? और भी लड़कियां हैं यहाँ, सिर्फ तुम तीनों ही अन्य नहीं खाती हो। ठीक है माँ, हम सो जाते हैं, आप जाओ। शारदा वहाँ से चली गई। उसके जाने के थोड़ी देर बाद एक कॉल आता है। काव्या उस कॉल को पिक करती है। हेलो मिस बंदरिया। तुझे क्या मिल रहा है ये सब करके? मुझे क्या चाहिए वो साफ साफ लिखा हुआ है। हम तुझे एक फुटी कौड़ी नहीं देने वाले हैं, और हम तुझसे कभी मिले ही नहीं, तो तूने ये फोटो कब खींच लिया? आजकल जरूरी नहीं है कि हम वहाँ मौजूद हो। अब तुम तीनों इतनी मॉडल हो तो ड्रिंक तो करोगी ही। कल रात हमने तुम्हारी फोटो खींच लिया और उसे ऐसा बना दिया जैसे तुम नशे में लीन हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, चलो फिर देखते हैं कि तुम क्या कर सकती हो और हम दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इतना बोलकर वो फोन रख देता है। तुमने ये क्या किया? मैंने बोला था ना कि जोश में होश मत खो। अब दिला दिया ना उसे गुस्सा। पता नहीं अब वो क्या करेगा। कुछ नहीं करेगा। अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसीलिए वो तीनों सो जाती हैं। अगले दिन जब वो उठती हैं तो उन्हें सोशल मीडिया में अपनी ही फोटो दिखती है और उस पर लोग भद्दे कमेंट कर रहे थे। उसी समय उनके कॉलेज के प्रोफेसर का फोन आता है। हेलो सर। तुम लोगों ने हमारे कॉलेज का नाम डुबा दिया। मैं तुम्हें 2 महीने के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ। इतना कहकर वो कॉल काट देते हैं। अगर ये बात माँ को पता चला तो मौत आ जाएगी। एक काम करते हैं, जिस नंबर से कल कॉल आया था उस पर कॉल करते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं।
उसने 1 लाख रुपए भी तो मांगे हैं, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। रीटा उस बदमाश को कॉल करके उससे माफी मांगती है और वो सारी फोटोज डिलीट करने के लिए बोलती है। वो फोटोज तो डिलीट कर देता है लेकिन 1 लाख रुपए भी मांगता है। वो तीनों देने के लिए तैयार हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो बैग में 1 लाख रुपए रखी और उसी जगह पर चली गई जहां रात में वो बदमाश मिले थे। बैग देखकर वो बदमाश उनके सामने आ गए। अगर मेरी बात पहले मान लेती तो इतना कुछ नहीं होता ना। अगर ये तुम्हारी बात पहले मान लेती तो हम तुम तक कैसे पहुँचते। दरअसल वो तीनों बहनें पुलिस के पास मदद मांगने गईं और पुलिस ने उन्हें ये आइडिया दिया ताकि वो उन बदमाशों को पकड़ सके। इसके बाद वो तीनों घर आ गईं। बेटा, मुझे बहुत गुस्सा आया था जब तुम्हारे बारे में ये खबर सुनी थी, लेकिन अब खुशी है कि वो बदमाश पकड़ गए। देखो बेटा, हम तुमसे तुम्हारी आजादी नहीं छीन रहे। हम तुम्हें बाहर जाने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितना तुम सोचती हो, और तुम लोग शहर में पढ़ती हो इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि छोटे कपड़े पहनने से हम बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन जितनी सुंदर तुम भारतीय कपड़ों में दिखोगी उतना किसी कपड़ों में नहीं। माँ, हमें माफ कर दीजिए, अब से हम वैसे ही रहेंगे जैसे आप बोलोगे। उसी दिन से वो तीनों बहनें घर का सारा काम करने लगी। अब ना ही वो क्लब में जाती हैं और ना ही छोटे कपड़े पहनकर बाहर। पायल अपने छोटे भाई रॉकी के साथ रहती थी। उसके मम्मी पापा का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। अब चूंकि पायल सबसे बड़ी थी इसीलिए उसे अपने छोटे भाई का ध्यान रखना पड़ता था। पायल को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उसके ऊपर अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी भी थी। वो दिन भर कचरा बीनने का काम करती और शाम को उसे थोड़े पैसे मिलते जिससे वो दोनों एक टाइम का खाना खा पाते थे। दीदी, घर से मैं भी आपके साथ कचरा बिनवाने चलूंगा, इससे हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। नहीं रॉकी, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम घर पर ही रहो, मैं सब संभाल लूंगी। दोनों भाई बहन खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह 8 बजे पायल को वापस कचरा बीनने जाना होता था। रॉकी, मैंने खाना बना दिया है, तुम खा लेना। मैं शाम को आती हूँ और अपना ध्यान रखना। तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में है ही कौन। पायल कचरा बीनने चली जाती है, लेकिन उस दिन कुछ अजीब होता है। जब पायल कचरा बीन रही थी तो उसने देखा कि एक आदमी डस्टबिन में कचरा फेंक रहा है, लेकिन साथ ही उसने अपना पर्स भी उसमें डाल दिया। पायल दौड़ते हुए उस आदमी के पास गई। अंकल, अंकल, सुनिए अंकल, ये लीजिए आपका पर्स, आप डस्टबिन में डाल दिए थे। धन्यवाद बेटा, तुम्हें पता है इस पर्स में मेरी बहुत जरूरी कागजात है। वैसे तुम ये काम क्यों कर रही हो? तुम्हारी उम्र तो पढ़ने लिखने की है। साहब, मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, लेकिन बहुत पहले ही मेरे मम्मी पापा का देहांत हो गया और मेरा एक छोटा भाई है जो कि घर पर है। अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो हम लोग खाएंगे क्या? देखो बेटा, मेरे भी कोई बच्ची नहीं है। क्या तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलना पसंद करोगी? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी और तुम्हें अपने बच्चों की तरह पालूंगा भी। साहब, आप बहुत अच्छे हैं, मैं कल अपने भाई को लेकर आऊंगी। ठीक है बेटा। अगले दिन सुबह पायल अपने भाई को तैयार करके उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो आदमी मिला था। वो काफी देर तक खड़े रहे। दीदी, कहीं वो अंकल मजाक तो नहीं कर रहे थे? नहीं भाई, वो साहब बहुत अच्छे हैं, देखना वो जरूर आएंगे। शायद कोई काम में फंस गए होंगे इसीलिए अभी तक नहीं आ पाए। वो लोग शाम तक वहीं पर खड़े रहे, लेकिन वो आदमी उन्हें लेने नहीं आया। दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है। आज तो मैं कचरा भी नहीं बीनी, हम लोग क्या खाएंगे? यहाँ के लोग तो इतने मतलबी हैं, हम जैसे अनाथों को झूठी तसल्ली देते हैं। वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। घर में खाने के लिए कुछ तो था ही नहीं, तो पायल बोलती है, भाई तुम घर पर ही रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी, जल्दी आइएगा।
पायल घर से चली जाती है खाना लेने के लिए। जब वो रास्ते से चल रही थी तो उसे खुद ही नहीं पता कि वो जा कहाँ रही है। वो हर किसी से बोलती, घर में मेरा भाई भूखा है, थोड़ा सा खाने के लिए दे दीजिए। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। थक हार के पायल एक दुकान से कुछ सामान चुराने की सोचती है, लेकिन जैसे ही वो चुराकर भागती है उसे सब पकड़ लेते हैं। उसे काफी डांट पड़ती है और खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। ये सभी चीजें एक औरत दूर खड़ी देख रही थी। वो पायल के पास जाती है। सुनो, खाना क्यों चुरा रही हो? आंटी, मेरी मदद करिए, मेरा भाई घर में भूखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है उसे खिलाने के लिए, मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है, एक ही शर्त पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें मेरे घर जाकर मेरे जूठे बर्तन धोने होंगे। हाँ, मैं सब कर दूंगी, मुझे सब चीज आता है। पायल उस औरत के घर जाती है, उसके जूठे बर्तन धोती है और थोड़े बहुत और काम कर देती है, जिसके बदले में वो औरत उससे कुछ पैसे देती है और भर पेट खाना खिलाती है। क्या तुम कल से मेरे घर में काम करना चाहोगी? जी बिल्कुल, मैं आपके घर के सारा काम कर दूंगी। पायल वहाँ से चली जाती है, पैसों से कुछ खाना खरीदती है और अपने घर जाकर अपने भाई को खिलाती है। भाई, तुझे पता है मुझे एक नया काम मिला है। एक आंटी के घर जाकर मुझे झाड़ू बर्तन करना है। वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन पायल उस औरत के घर जाती है और झाड़ू बर्तन करती है, जिसके बदले में वो औरत उसे कुछ पैसे देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन वो उसके घर की सफाई कर रही थी, तभी वो देखती है कि कुछ किताबें रखी हुई हैं। आंटी, ये किस चीज की किताब है? बेटा, ये कलेक्टर की किताब है। तो आप कलेक्टर हो? नहीं बेटा, मैं इसकी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन ये बहुत मुश्किल पढ़ाई होती है, इसलिए मैं इसे नहीं निकाल पाई। आंटी, मुझे भी कलेक्टर की पढ़ाई करनी है। लेकिन बेटा, ये बहुत मुश्किल पढ़ाई होती है, हर कोई नहीं कर सकता। आंटी, मैं दिन रात मेहनत करूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारा एडमिशन करवा देती हूँ, लेकिन तुम्हें जमकर पढ़ाई करनी होगी। जी आंटी, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। वो औरत उसे अपने कलेक्टर की सभी बुक दे देती है, जिससे वो पढ़ाई किया करे। पायल भी दिन रात जगकर अपने कलेक्टर की पढ़ाई किया करती और सुबह उस औरत के घर जाकर झाड़ू बर्तन करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पायल उस औरत के घर गई अपना काम करने। पायल, तैयार हो ना? किस चीज के लिए आंटी? तुम्हारा पेपर है ना? पढ़ाई तो कर रही हो कि नहीं? कलेक्टर का पेपर? नहीं बेटा, जब हम कलेक्टर की पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें काफी सारे पेपर देने होते हैं। ये तुम्हारा पहला पेपर है, अच्छे से पढ़ाई कर लेना। जी आंटी, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी और इस परीक्षा को पास कर लूंगी। पायल उस औरत के घर का काम खत्म करके अपने घर आ जाती है और मन लगाकर अपने पेपर की पढ़ाई करती है। वो दिन भी आ गया जब उसका एग्जाम था। पायल एग्जाम हॉल में बैठी थी और 3 घंटे बाद एग्जाम खत्म हो गया। एग्जाम हॉल के बाहर वो औरत उसका वेट कर रही थी, जिसका नाम रागिनी होता है। एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया आंटी। चलो अच्छा है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। दोनों घर चले जाते हैं। पायल ऐसे ही दिन रात मेहनत करके सभी एग्जाम को पास करते जा रही थी। वो दिन भी आ गया जब उसको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। देखो रागिनी, पहली बार डरना मत। जो भी सवाल वो पूछे उसका सही सही और कॉन्फिडेंस से जवाब देना। तुम्हारी ये आखिरी सीढ़ी है। अगर तुम इसको पास कर गई तो तुम्हारा कलेक्टर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। पायल रागिनी के पैर छूती है। वैसे तो कहा जाता है कि जिंदगी के सफर में भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन मेरे इस सफर में आप मेरे लिए भगवान बन गई। पायल इंटरव्यू देने जाती है। कुछ देर बाद उसका इंटरव्यू खत्म हो जाता है। वो बाहर आती है, उसके चेहरे पे एक अलग सी खुशी थी। क्या हुआ पायल, बहुत खुश लग रही हो? आपको पता है मैंने सभी सवाल के सही सही जवाब दिए, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, फिर तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। थोड़ी देर बाद रिजल्ट आता है। पायल का सिलेक्शन हो गया था। साथ में ही बताया जाता है कि 1 हफ्ते के लिए पायल को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा।
मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे कलेक्टर में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो क्या, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और तुम अपने भाई की चिंता मत करना, जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग चलेगी तुम्हारा भाई मेरे पास सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही पायल ने अपना कलेक्टर बनने का सपना पूरा कर लिया। आज पायल और रॉकी दोनों रागिनी के साथ ही रहते हैं।